लाल किताब को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्या है ये? लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत जगा देती है, फरमान पक्का देख करके आखिरी, जो दो लफ्जी जहमत हटा देती है। लाल किताब पूरा समअप है, तो आपको सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी क्या? एक्चुअल में भी वो कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है, उसको चेकअप कैसे करोगे? वो आपका हाथ बताता है। अच्छा, ऑथेंटिक हाथ कर रहा है, ऑथेंटिक हाथ करता है। वही कॉम्बिनेशन आपके हाथ में भी निकलेंगे। आपके जीवन में क्या होना है, कितने बच्चे होने हैं, बच्चों आपको सुख देंगे कि नहीं देंगे, वो भी हाथ बड़े अच्छे से बता देता है। अगर लाल किताब सब कुछ बता देती है बंद मुट्ठी से खुले हाथ तक जी, तो फिर भगवान को मानना छोड़ दे फिर हम लोग। कहते इंसान बंधा खुद लेख से अपना, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकल ना किस्मत का। लोग तो कुंडली मिलाने से पहले 28 गुण मिलाते हैं। और आज का इतिहास उठाकर देख लो कि जितने ज्यादा गुण मिले हुए हैं, सबसे ज्यादा डिवोर्स के केस कोर्ट। बिल्कुल, मैं तो आपकी बात से एग्री करूंगी इस बात में। आपके रूम में कोई मूर्तियां होनी ही नहीं चाहिए, बेडरूम में किसी कपल के, क्या पूरे घर में? मतलब पूरे घर में ही ना हो। अरे मंदिरों में तो रखते हैं हम लोग। मंदिर रूम में आपने रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं घर में मंदिर भी ना हो तो उसके लिए ज्यादा अच्छा हो। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? हम सब हिंदू हैं, हम मंदिर क्यों ना रखें घर में? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। लाल किताब के बारे में आपने सुना है? आपको पता है कि लाल किताब क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसके कौन कौन से उपाय होते हैं? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना हो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पेन और पेपर निकाल लीजिए, जो भी आपके सवाल हैं हो सकता है उसके जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिल जाए। अगर आप लाल किताब के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बस मोटे मोटे तौर पर आपको इतना बता दूं कि ये आपकी बॉडी को स्कैन करने का एक जरिया है, आपके मन को स्कैन करने का जरिया है, ये आपकी पामिस्ट्री आप इसे कह सकते हैं, आप इसे ज्योतिष कह सकते हैं। संपूर्ण सार अगर आपको समझना है तो वो इसमें आकर समा जाता है। लाल किताब एक्सपर्ट तो यही कहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? क्या वाकई में इस लाल किताब के उपाय अगर सही ढंग से नहीं हुए तो वो उल्टा पड़ जाते हैं? जितने भी मिथ हैं आज उनको ब्रेक करेंगे, जितना भी सच है वो आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त इस पॉडकास्ट में लाल किताब एक्सपर्ट एस्ट्रो हेमंत जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम बुलाने के लिए। सर, लाल किताब सुनने में बड़ा टिपिकल सा लगता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता तो, लेकिन ये उतना टिपिकल है नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने भी थोड़ा लिटिल बिट मैं जानती हूँ जी। तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मतलब इसमें क्या है, इसके क्या उपाय हैं, वो तो हम बाद में बात करेंगे। लाल किताब को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्या है ये? बड़े ही आसान लाइनों में एक ही लाइन बोलना चाहूंगा और सुन के पब्लिक को भी अच्छा लगेगा, और छोटी ही लाइन में बहुत कुछ समझ में आने वाला है। कहते हैं क्या, लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत जगा देती है, फरमान पक्का देख करके आखिरी, जो दो लफ्जी जहमत हटा देती है। कहने मतलब कि लाल किताब एक ऐसी ज्योतिष विद्या है कि आपकी पूरे जीवन सार को एक बार कुंडली में देख के दो ही लफ्जों में आपकी सभी तकलीफों को मिटा देती है। ये तो है लाल किताब के बारे में। ठीक है, पर वही एक मिथ लोगों के मन में रह जाता है कि ये है क्या लाल किताब, और लाल किताब ही क्यों? लाल किताब ही क्यों, है ना? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हम स्कूल में जाया करते थे, स्कूल में अपना सिलेबस पढ़ते थे। जब सिलेबस पढ़ते हैं तो सिलेबस के बाद टीचर हमें पढ़ा भी देता है, पढ़ाने के बाद भी दिक्कत आती है तो किसका यूज करते हैं? एमपीडी गाइड्स का करते थे। तो उसी तरह से लाल किताब आपके लिए एक एमपीडी गाइड है। सिलेबस हमें मालूम है, जीवन का सार हम ढूंढने निकलते हैं। ज्योतिष भी अपने आप में एक मिथ है,
लोगों को आज तक यही नहीं पता कि ज्योतिषी क्या है। हम तो अभी लाल किताब की बात कर रहे हैं, अगर हम सही ढंग से जान लें तो लोगों को ये भी नहीं पता ज्योतिष क्या है। ज्योतिष एक ऐसा रोड मैप है कि कैसे हम अपने जीवन को आसान करते हुए अपनी इस जीवन की नैया को पार लगा सकते हैं। पार लगा सके। हम करने क्या आए हैं, हमारे जीवन का जो है उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है, एम क्या है, हमें नहीं पता। हम बस चल रहे हैं। लोगों से किसी से भी पूछ लो, एक ही लाइन बोलेंगे, कैसा हाल है? कह रहे कट रही है। कट तो रही है, दुनिया काट रही है। अगर काट नहीं आए हो तो फिर तो आप अपने घर में ठीक हो, ठीक है। पर आप जीने आए हो, क्योंकि जिंदगी जीने का नाम है, काटने का नहीं है। नहीं। अगर आप जीने आए हो तो ये पॉडकास्ट में आज आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है। और जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन मैम तैयार किए हुए हैं, मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन ना हर एक के दिल में ऐसी जगह बनाएंगे और मिथ पे मिथ दूर होते जाएंगे। आप पूछते जाएंगे और मैं बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले लाल किताब को जैसे मैंने बताया, लाल किताब अपने आप में एक ज्योतिष विद्या है। ज्योतिष विद्या जितनी भी हम मार्केट में एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, जैसे पराशरी, जिसे लोग वैदिक के नाम भी वैदिक का नाम भी कह देते हैं, बेसिकली वैदिक कोई ज्योतिष नहीं है। ये भी मिथ आप लोगों का मैं दूर कर दूं। क्यों नहीं है? पराशरी ज्योतिष थी, किसी एक एस्ट्रोलॉजर ने वैदिक ज्योतिष के नाम से बुक पब्लिश की और वो वैदिक ज्योतिष बन गया और लोगों को वैदिक मुंह पर आ गया। पर वेदों में ज्योतिष के बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है जी। पराशर ज्योतिष है, सौर मंडल से एक साइंटिफिक विद्या है जो कि सारी की सारी सौर मंडल से कनेक्ट करती है, ग्रहों से कनेक्ट करती है, और ग्रहों से कनेक्ट होती हुई हम उसको ज्योतिष में ले आते हैं। कहते हैं ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक जो है ज्ञान, ठीक है, ऐसा ज्ञान जो आपके जीवन में, आपके जीवन को बदलने के लिए, जब आपको एक चीज पता लग जाए कि भाई मेरे जीवन में है क्या और मुझे करना क्या है, हम उसी के अकॉर्डिंग चलने लग जाएं तो क्या हमारा जीवन आसान नहीं होगा? तो वही ज्योतिष है। और लाल किताब उसका एक एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन इसलिए है, एक तरफ हम देखते हैं ज्योतिष, जिसमें अभी मैंने बात करी पराशर ज्योतिष की। दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को होता है कि मैं अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हाथ में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हाथ की रेखा, माथे की रेखा पढ़ लेते हैं। तो लाल किताब जो है सामुद्रिक शास्त्र भी है, जिसमें पूरा का पूरा वर्णन हस्तरेखा और हमारी बॉडी का, जिसमें हम फेस रीडिंग, बॉडी रीडिंग, है ना, और हस्तरेखा की बात करते हैं। तीसरा, लोगों के मन में एक भ्रम बना हुआ है जो खासकर वास्तु को लेकर। हाँ, वास्तु पे मैं आऊंगी सर। ठीक है, तो लाल किताब ज्योतिष वास्तु भी है, राइट। तो वास्तु भी ज्योतिष हो गया, वास्तु ज्योतिष हो गया, नॉर्मल ज्योतिष हो गया और हस्तरेखा हो गया। ये तीन चीज हो गई। उसके बाद सबसे ज्यादा क्या है, ये सब मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में आती है नंबरोलॉजी, है ना। तो नंबरोलॉजी का पार्ट भी लाल किताब में है। तो अगर देखा जाए तो ऑल ओवर कॉम्बो है ये लाल किताब। तो मतलब ये एक मिथ है जिसमें लोग ये कहते हैं कि लाल किताब इन सबसे अलग है। जी, अलग नहीं है, सबका मिश्रण है, समअप है। ये बेसिकली सबका समअप है और पूरे एक तरह से निचोड़, कहते हैं ना। अब वैदिक, जिसको हम वैदिक कह रहे हैं, पराशर ज्योतिष को पढ़ने के लिए एक अच्छे ज्योतिष को कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं। ठीक है, 10 से 15 साल लगने के बाद भी उसे पहले इतनी सारी कैलकुलेशंस करने के बाद जा करके वो सही प्रिडिक्शन दे पाता है। लाल किताब को कोई इंसान 3 साल ढंग से पढ़ ले, और प्रैक्टिस तो देखो, कहते हैं ना डॉक्टर भी बन जाता है, तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 साल भी ढंग से पढ़ लेता है तो लाल किताब में एक्सपर्टीज पा लेता है। ठीक है, जिसमें हस्तरेखा, आपका वास्तु, आपकी सब कुछ cover हो नंबरोलॉजी जाता है। और कुंडली
चारों चीज कवर हो जाती हैं। जिसको वो जान लेता है, समझ लेता है, तो अपने जीवन के आधार को समझ जाता है और आपके जीवन में आने वाली हर छोटे से छोटी परेशानी और बड़े से बड़े परेशानी का बड़े आसान उपायों से हल है। अब ये भी क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो वैदिक ज्योतिष है, जो पराशरी ज्योतिष जिसको सब दुनिया जानती है, तो मंत्राज जो हैं आज के पास लोगों की इस भाग दौड़ जिंदगी में, लोग सुबह से शाम तक इतने बिजी हैं कि उनके पास मंत्र करने का टाइम नहीं है। उनके पास आज के टाइम तो बड़ा अच्छा एक काम चला हुआ है जी, पंडित जी मेरे नाम पे मंत्र कर देना, आप ही कर दीजिए। आप ही कर दीजिए। मैं उस चीज में यहाँ पर एक चीज नहीं समझ पाता कि बीमार तो मैं हूं, दवाई आप खा रहे हैं, ठीक हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। जब हो ही नहीं सकते तो दूसरे से मंत्र कराने का फायदा नहीं, खुद मंत्र करने का सर फायदा। आजकल तो लोग डिजिटल स्नान ले रहे हैं, अपनी तस्वीर भेज देते हैं और वहां पर लोग डुबकी लगा रहे हैं, मतलब सच में। तो कैसे हो जाएगा वो? मतलब ये क्या है, अपने आप खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने आप को मतलब मूर्ख बना रहे हैं, किसी और को नहीं बना रहे। तो वो मूर्ख बनाने वाला काम जो ज्योतिष में चल रहा है, जिसके करके ज्योतिष बदनाम भी होती है, तो उसके चलते लाल किताब के जो उपाय हैं आप खुद करें। छोटे छोटे बड़े सरल उपाय हैं, और उपाय कहते हैं कि रिजल्ट काम मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड है। रिजल्ट ओरिएंटेड क्यों कहूंगा? क्योंकि ग्रहों की एनर्जी को हम ग्रहों की एनर्जी द्वारा सेट करते हैं। अब ग्रहों की एनर्जी कैसे सेट है? नहीं, लेकिन सर आप कैसे सेट करते हैं? क्योंकि जैसे न्यूमरोलॉजी अगर कोई देख रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर, जी। तो वो मेरा मूलांक पूछेंगे, मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे। जी कोई हस्तरेखा देखते हैं तो वो मेरा हाथ देखेंगे, कोई मस्तक देखेंगे। जी, लाल किताब पूरा समअप है, सम तो आपको सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, मूलांक, सारी चीजें, सब चीजें देनी पड़ेंगी। आपने डेट ऑफ बर्थ दे दी तो मूलांक और भाग्यांश तो उसमें आ ही ठीक है। गया। ठीक है, उसके क्या क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं वो आ गए, उसकी भी दिक्कत नहीं है। साथ में सिर्फ एक एक्स्ट्रा एक अपने हाथ की प्रिंट देना पड़ता है। अच्छा। क्या होता है कि मैं आपको एक चीज इसमें और बड़े अच्छे से बता देता हूँ कि जब हम कुंडली देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि फला फला ग्रह का एक कॉम्बिनेशन है, जैसे सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है या गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन है, कुंडली में तो दिख रहा है। ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर ने बना के दे दी है, बट क्या एक्चुअल में भी वो कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है? उसको चेकअप कैसे करोगे? कैसे करेंगे? हम तो सामने वाले की बात मान लेते हैं। वो आपका हाथ बताता है। अच्छा, ऑथेंटिक हाथ कर रहा है। ऑथेंटिक हाथ करता है, वही कॉम्बिनेशन आपके हाथ में भी निकलेंगे। आपके जीवन में क्या होना है, कितने बच्चे होने हैं, बच्चों आपको सुख देंगे कि नहीं देंगे, वो भी हाथ बड़े अच्छे से बता देता है। आप जीवन में कितने साल तक जिएंगे, ठीक है, उसके बाद जीवन में जीने का साल तो पता लग गया, पर आप जाएंगे भी कैसे, उसका रीजन क्या होगा, उसकी सारी कैलकुलेशन तक कहते हैं बंद मुट्ठी से लेकर खुले हाथ तक का सारा बयां करता है ये लाल किताब। बंद मुट्ठी से खुले हाथ तक, पर समझने वाला चाहिए। इसके लिए एक गुरु की विशेषता हमेशा साथ में लगती है, नहीं तो यूट्यूब पे और गूगल पे बड़ा ज्ञान बिल्कुल भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो और अच्छा आ गया, चैट जीपीटी, हाँ, कुछ भी कुछ भी डालो वो बता देता है। अगर वही सब कुछ बता देता है तो मेरे को नहीं लगता किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है। लेकिन सर ठीक इसी तरीके से मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर लाल किताब सब कुछ बता देती है बंद मुट्ठी से खुले हाथ तक, जी, तो फिर भगवान को मानना छोड़ दें फिर हम लोग? नहीं, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। दो चीज है, मैंने क्या बोला, बंद मुट्ठी। बंद मुट्ठी कब होती है? जब बच्चा जन्म लेता है और उसके जाने तक का। दो चीजें फिर भी उन्होंने अपने पास रखी है, एक जन्म एक मृत्यु, पर जन्म से जाने तक का पूरा हाल बयां कर देती है कि किस दिन क्या करने वाले हो, किस लिए आए हो, क्या करोगे, क्या बनोगे, ये सब कुछ लाल किताब बताती है। पर इसके लिए आपके पास एक एक्सपर्ट इंसान होना जरूरी है। तो मेरे पास तो है ना एक एक्सपर्ट, मैं इसीलिए सारी चीजें समझना चाह रही हूँ जी, कि जब किस्मत पहले से तय है, जब नियति पहले से तय है, लाल किताब उसमें मेरी मदद कैसे कर सकती है? अगर मेरी मान लीजिए मेरी सफलता लिखिएगी मुझे 35 साल में मिलेगी, मेरी मृत्यु लिखिएगी मुझे 50 साल में मिलेगी, मैं उस लाल किताब को पढ़कर या किसी गुरु के साथ मिलकर मैं उसमें फेरबदल कैसे कर सकती हूँ? मुझे नहीं बनना है एंकर, अब आगे मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? चलो अब मैं यहाँ पे कहता हूँ, एक लाइन से समझते हैं इसको भी
कहते हैं इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकल ना किस्मत का हो। समझे नहीं समझे? इंसान बंधा खुद लेख से अपने, इंसान जो है ना, जो ऊपर वाले ने लिखकर भेजा है उससे बंधा हुआ, उससे बंधा है। ठीक है, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने। ठीक है, कलम चले खुद कर्म पे अपने, मतलब जैसे हम कर्म करते चलेंगे वैसे कलम लिखती चलेगी। राइट। अब जैसे आपने कहा कि मैं एंकर आज हूं, मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो आपकी सोच है। अब सोच कहां से आई? सोच है राहु, पॉजिटिव सोच कि यार मैं एंकर हूं, डॉक्टर बनूंगी तो मैं ज्यादा लोगों की मदद कर सकूंगी। एंकर में तो ठीक है, मैं एक न्यूज दे पाऊंगी, पर वहां पर मैं प्रैक्टिकली मदद कर पाऊंगी। सोच अच्छी है, मीन्स कहीं ना कहीं राहु आपका बहुत अच्छा है। अच्छा, राहु अगर अगर किसी इंसान की सोच अच्छी है, इसका मतलब उसका राहु अच्छा होता है। यस। और राहु केतु को तो नेगेटिव के तौर पे दिखा देते हैं। हर चीज पॉजिटिव और नेगेटिव है। वो तो गुरु अच्छा भी है, गुरु खराब भी है। गुरु को तो सब पॉजिटिव मानते हैं ना। अब गुरु खराब किसके लिए है? अब एक इंसान चाहता है कि मेरी जिंदगी में भरपूर लग्जरी हो, और वो कर रहा है सुबह शाम पूजा पाठ। गुरु ज्ञान दे सकता है, लग्जरी तो नहीं दे सकता ना। लग्जरी तो शुक्र देगा। लग्जरी तो शुक्र देगा। तो इसलिए हर चीज का एक्सेस भी बुरा है। इसलिए हर चीज का एक्सेस भी बुरा है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि यहां पर ना एस्ट्रोलॉजी का लोगों ने मजाक ही बना रखा है। पहले ग्रह का नेचर, कौन सा ग्रह क्या करा रहा है आपके जीवन में। मतलब कहते हैं ना, आप सांस भी ले रहे हो, एक पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, फिर भी इंसान गुनहगार है, पता नहीं क्यों। बोला जाता है एक सांस भी ले रहे हैं ना, तो ग्रह की वजह से ले रहे हैं। अगला श्वास आएगा कि नहीं आएगा वो भी नहीं पता। जब वो भी नहीं पता, एस्ट्रोलॉजी में हम बात करते हैं कि अगले साल तेरे साथ बहुत अच्छा हो जाएगा, अगले 5 साल में ये हो जाएगा, अगले 10 साल में ये हो जाएगा। क्या अगले पल का पता है कि वो रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? नहीं पता ना। उसी तरह जब हम प्रिडिक्शन करते हैं, सबसे पहले प्रिडिक्शन क्या होनी चाहिए? मैं 5, 10, 15 साल पे बिलीव नहीं करता। छोटे से छोटा मिशन कि इस महीने में क्या होगा, इस साल में क्या होगा, या मैं जीवन में अगर जीने के लिए आया हूं, मैं अपने इस जीवन की शैया को मेरे को लेकर चलना है, तो मैं कैसे इसके अंदर बढ़िया रह पाऊंगा। वो एस्ट्रोलॉजी का काम है। अब लोगों के क्वेश्चन क्या होते हैं? मेरे वाली भाग गई, मेरे वाला भाग गया। वो आपका कुछ ना कुछ तो कर्म आपने ऐसे किए होंगे ना, वो भाग गई। इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। करियर में मुझे क्या करना है वो क्वेश्चन नहीं आता, वो बाद में। तो आजकल छोटे छोटे बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं मैडम। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि कैसे अपने जीवन को बदलना चाहिए। जीवन जीने का नाम है ना, तो आपका लिविंग आर्ट आपको एस्ट्रोलॉजी बताती है। तो लेकिन लाल किताब में ऐसे कौन से उपाय लिखे हुए हैं जो जीवन बदल सकते हैं? देखो उपाय क्या है, मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ। सबसे पहले लाल किताब लिविंग थिंग्स पे काम करता है। ठीक है, आप पे मुझ पे करेगा, इस पे नहीं करेगा, माइक पे किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स पे नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है, लिविंग थिंग क्या है मैं आपको बता देता हूं कि आपकी पूरी रिश्तेदारी है, ऐसे ही ग्रहों को जो है रिश्तेदारी मिली हुई है। अच्छा। जैसे माता, माता जो है चंद्रमा का रूप है, चंद्र ग्रह है, माता उसका रिश्तेदारी है। माता, नानी, दादी, परदादी, आप इनकी सेवा करने लग जाओ, इनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखो। सास भी जोड़ दीजिए इसमें। सास भी डेफिनेटली, है ना? बिल्कुल, सास भी चंद्रमा है, तो इनके साथ अच्छी बना के रखें, तो आपका चंद्रमा कहाँ से खराब हो जाएगा? अच्छा। मतलब ही नहीं है आपका चंद्रमा खराब हो जाए। पर इसमें भी वही पलटवार जरूर आएगा। पलटवार क्या आएगा? सास ही ना बनाना चाहती हो तो वो अपना ग्रह खराब कर रही है, आप अपना कर्म तो करना शुरू करो।
या फिर ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है सर, कि आप उनसे बना रहे हैं तो आपका शुक्र खाना आपने, चंद्रमा सॉरी, चंद्रमा मजबूत होगा। लेकिन अगर जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस तो यही आते हैं कि भाई सास बहू की नहीं बन रही है, अब देखिए ना कितने जोक्स बनते हैं, इसका मतलब यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ये। तो ये भी कहा जा सकता है कि खराब है उस शख्स का चंद्रमा इसलिए नहीं बन रही है। देखो Vice अब versa। क्या है, जो बहू की नहीं बन रही है, बहू का तो चंद्रमा खराब है और सास का शुक्र खराब है। ओके, यहाँ पे ग्रह बदल गए। सास का शुक्र खराब है। जब दोनों की बनने लग जाएगी तो शुक्र चंद्र वैसे ठीक हो जाएगा। ठीक है। और शुक्र चंद्र का आपस में रिश्ता कैसा होता है? शुक्र चंद्र का, अब मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। शुक्र चंद्र वैसे, अगर शुक्र चंद्रमा को देखे तो सास बहू ऐसी रहती हैं जैसे माँ बेटी। रहना भी ऐसे ही चाहिए। ठीक है, परंतु चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पर आ जाए तो सास बहू ऐसे रहेंगी जैसे कट्टर दुश्मन। शुक्र चंद्र जहां पर कुंडली में इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर केतु का रूप खराब हो जाता है। अच्छा, राइट। इसी तरह से हम बात कर लेते, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं लेके चलता हूं, बड़ा अच्छा आपको लगेगा और सब कनेक्ट भी करेंगे। अपने घर में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा आम है, और जो वो बड़ा रूप ले लेता है तो क्या करता है, डिवोर्स तक बात चली जाती है। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, दोनों का क्या खराब हुआ? हस्बैंड के लिए वाइफ शुक्र है, वाइफ के लिए हस्बैंड शुक्र है, तो दोनों का क्या खराब हुआ? शुक्र। अब शुक्र क्यों, ये दोनों का झगड़ा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं बुध खराब हो रहा था, बुद्धि। ठीक है। बुध ने अपना बलि का बकरा शुक्र को रखा हुआ है। अब आप कभी भी देखना, सभी लोग रिलेट करेंगे इस चीज के। हस्बैंड का बाहर काम नहीं चल रहा, काम क्या है? बुध। घर में आया, झगड़ा किससे हुआ? वाइफ से। ठीक है, किसी के घर में बहन रहती है, बहन थोड़ा भड़काऊ बोलती है और झगड़ा किसका हुआ? मियाँ बीबी का। शुक्र खराब। तो कहीं ना कहीं बुध खराब कराता है, शुक्र खराब हो गया। अब शुक्र बड़ा स्मार्ट है, शुक्र ने अपना बलि का बकरा रखा हुआ है चंद्रमा को। शुक्र ने अपना बलि का बकरा रखा है चंद्रमा को। अब हस्बैंड वाइफ में जब लड़ाई होती है, हस्बैंड किसको बताता है? अपनी माँ को। वाइफ किसको बताती है? अपनी माँ को। यही चलता है, प्रैक्टिकली यही होता है। अब दोनों ने अपनी माँओं को बताया। अब ये माँ भी बड़ी स्मार्ट है, मतलब चंद्र भी बहुत स्मार्ट है। चंद्रमा ने अपने बलि के बकरे रखे हुए हैं सूर्य, गुरु और मंगल। बाकी परिवार को बताएंगे। तो सबसे पहले माँ किसको बताएगी? गुरु को। गुरु कौन? पिता। पिता क्या करेगा? पूरे खून की रिश्तेदारी में बता देगा कौन? मंगल। अब इस चक्कर में सूर्य क्या है? सूर्य है अपना आपा। सूर्य है अपना आपा। अब जब वो अपना आपा, तो शरीर में आलस। लोग कहते हैं ना, मैं पता नहीं लोग कैसे नहीं महीना महीना मनाते, मुझे तो 29वें दिन खुजली होने लग जाती है। तो वो आलसीपन सूर्य खराब होने की वजह से आता है। अब जब सूर्य खराब होता है तो देखिएगा इंसान का नमक तेज खाने का मन करने लग जाता है। इंसान के मुंह पर बात बात पर गालियां होती हैं। इंसान के मुंह से बात करते हुए थूक निकलना शुरू हो जाता है। रात को सोते हुए थूक निकलना, ये भी सूर्य खराब की निशानी है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सूत्र हैं। अब ये सब तीनों खराब होंगे तो ये तीनों भी स्मार्ट है। इन्होंने बलि का बकरा रखा है केतु को। अब केतु कौन है? औलाद। अच्छा, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के चक्कर में पिस्ता कौन है? बच्चे। बच्चा। कितने ग्रह खराब हो गए मैडम? कई सारे हो गए। 7। ठीक है, बचा कौन? शनि और राहु। अब जब दोनों का झगड़ा होगा तो फिर बीच में कौन आ जाएगा? शनिदेव आएंगे न्याय करने के लिए। पहले तो पुलिस आएगी, मंगल। अब मंगल कहाँ ले जाएगा? चलो जी शनि की अदालत में, थाने। अब शनि की अदालत में ले गए तो फिर वहां कौन आ गए? वकील कौन है? सामने वाले का वकील राहु, अपना वकील केतु। तो सारे ग्रह खराब हो। लेकिन सर अगर सिचुएशन ऐसी हो कि पति पत्नी में बहुत बन रही है, कोई कोई ऐसे हस्बैंड वाइफ होते हैं जिनमें झगड़े नहीं होते हैं। बिल्कुल, कहते जब कुंडली में बुध शुक्र की नाड़ी लग जाए, लोग तो
कुंडली मिलाने से पहले 28-28 गुण गुण मिलाते मिलाते हैं। हैं, और बिल्कुल। आज का इतिहास उठाकर देख लो कि जितने ज्यादा गुण मिले हुए हैं, सबसे ज्यादा डिवोर्स के केस कोर्ट में बिल्कुल, वही मैं तो हुए। आपकी बात से एग्री करूंगी इस बात में। ठीक है, तो शादी के लिए गुण एक भी ना मिलता हो, ध्यान से सुनिए इस बात को। एक भी ना मिलता हो, आपकी कुंडली में बुध शुक्र की नाड़ी लगते हैं, आप शादी कर ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना औलाद होने में, ना ही रिलेशन को अच्छा बनाने में। अगर आपकी कुंडली में 28 गुण मिल रहे हैं और नाड़ी नहीं लग रही है बुध शुक्र की, तो मैं कह रहा हूं आपके चाहे 28 छोड़ो 30 गुण भी मिल रहे हो, डिवोर्स पक्का है। और नहीं, इतने घरों में कलेश हैं, ये सब कुंडलियां मिला मिला के ही तो आगे बढ़ते हैं, तो फिर कलेश Definitely. क्यों है? जिन लड़कियों का हम्म ससुराल में नहीं बन रही है ना, हम्म। वो लड़की अपना जुपिटर जरूर चेक करे, क्योंकि लड़की बृहस्पति, के लिए, जुपिटर Yes, बृहस्पति, ओके। लड़की के लिए ससुराल गुरु है, अच्छा, ओके। लड़की के लिए ससुराल गुरु है। तो इसी तरह से हम बात कर रहे थे कि लिविंग थिंग्स पे अगर हम ठीक चल लें ठीक है। तो किसी उपाय की जरूरत नहीं है, किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। आपका मंदिर आपके मन में है और आपका परिवार आपके साथ है। और आपको मैं बता रहा हूं, जो इंसान अपने सभी रिलेशंस को अच्छा लेके चलता है, जैसे किसी का व्यापार नहीं चल रहा तो बुध उसका कारक है। बुध की रिश्तेदारी जो है, बहन, बुआ, बेटी, मासी, साली, अच्छा, ठीक उनसे है? बनाए। अच्छा, सारे ग्रह वैसे महिलाओं से जुड़े हुए हैं मैक्सिमम। नहीं, बुध, चंद्रमा भी तो। चंद्रमा, शुक्र, चंद्रमा जो है माँ, नानी, दादी, गुरु जो है दादा, परदादा, अच्छा, पिता, और लड़की के लिए ससुराल गुरु है। राहु जो है दादा का ससुराल और अपना ससुराल, दादा का परिवार और अपना ससुराल। लेकिन सर, किसी किसी केस में ऐसा होता है कि पति पत्नी भी अच्छे से रह रहे हैं, परिवार भी अच्छे से रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे होते हैं। तो कहीं कई ना बार कहीं, मान लीजिए फाइनेंशियल क्राइसिस भी ठीक है, उनके घर में बीमारी पनप गई चलो होती है। एक चीज मैं आपसे और पूछता हूँ मैडम, परिवार बहुत अच्छे से रह रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, पर उनके घर में दुख और बीमारियां नहीं होंगी। हाँ, होता है बहुत सारे केसेस में। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि जब आपस में प्यार होता है ना, तो ये चीज कहीं पे भी नहीं आती। अच्छा, ये सब चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, आप ये देखिए कि मतलब ऐसा है, ठीक है, हमारा खान पान बढ़िया है, हम गरीबी में अगर जी रहे हैं, तो आप हम देखिए कि हम लिमिटेड सोर्स में खाएंगे, हम फालतू की चीज़ें नहीं खाएंगे। जब फालतू की चीज़ें नहीं खाएंगे तो थोड़ा खाएंगे, अच्छा खाएंगे, तो बीमार भी नहीं होंगे, बीमारी खत्म। हमें पता है कि हमारा जो है सोर्स इतना है, तो हमें मिल बांट के इसी में प्यार से खाना है। तो क्या है, प्यार खत्म नहीं होगा तो ग्रह अपने आप, आज नहीं, ठीक है, आज मान लेते हैं समय खराब है, तो ऑटोमेटिक वो समय अच्छा हो जाएगा। ओके। तो ये तो वो सिस्टम है कि हम इस तरह से अपने सारे ग्रहों को ठीक कर ले और बढ़िया हो जाए। ठीक है। राइट। फिर कहाँ जरूरत पड़ती है कि भाई सब कुछ ठीक है फिर भी नहीं हो रहा, रिश्तेदार है नहीं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरी तो माँ नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरी बुआ नहीं है, मेरा जो है ससुराल नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे इसके एवज में आ जाती है ग्रहों की राशियां, कि कौन से ग्रह को आपको, हर ग्रह की वस्तु है, हर ग्रह की वस्तु है, इवन चाहे उसमें लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। अच्छा, उन चीजों से किसको कहां पर प्लेस करा के, मतलब ग्रह को हम नहीं बदल सकते, पर ग्रहों की एनर्जी को शिफ्ट करके हम ग्रहों की वस्तु देकर उनको ठीक करते हैं। ठीक है, लाल किताब के जरिए। तो जैसे उपाय मैं आपसे पूछ रही थी कि उपाय कैसे हो सकते हैं, क्या क्या उपाय होते हैं, जो जैसे मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि थोड़े से अटपटे होते हैं जी, थोड़ा सा, उनको अगर कोई करता है तो वो अंधविश्वास की कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो जैसे ये सारी चीजें हैं। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पानी में सिक्का डाल चलो देना। अब मैं आपको बताता हूँ, पानी में सिक्का डालना, आप ही की बात। अब क्या होता है कि पानी में सिक्का जो डलवाया जाता है, जो बहता पानी होता है वो चंद्रमा का रूप है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहता पानी चंद्रमा का रूप है और उसके अंदर तांबे का सिक्का डलवाते हैं। ठीक है, तांबा जो है वो सूर्य का रूप है। ठीक है, तांबा जो है वो सूर्य का रूप है। जब उसके अंदर डालते हैं तो सूर्य, जैसे सरकार से आने वाली प्रॉब्लम या सरकार से कोई विपदा आ रही है, ये उपाय इंसान करे, या किसी का लोन
पास नहीं हो रहा है, ये उपाय करे, फिर रिजल्ट बताए। पर दिल से किया और विश्वास से किया गया उपाय हमेशा काम करता है। समझ रहे? ताम चलता पानी चंद्रमा और सिक्का सूर्य, दोनों को मिलाकर के कुंडली में उसका योग बनाया जाता है। मतलब ये इफेक्टिव है। इफेक्ट कुछ लोग कहते हैं सर अपने घर के बाथरूम में नमक एक कांच की कटोरी में भर के रख देना चाहिए तो उससे नेगेटिविटी दूर चली जाती है, क्या ये लाल किताब भी बताती है या ये सिर्फ? देखो, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी, मैंने आपको जिस तरह से बताया संजीव और निर्जीव चीज, वो ग्रहों को डिनोट तो करती है। अब घर का जो बाथरूम है वो राहु है। पहले हमारे घरों में बाथरूम नहीं होता था, ठीक है। जब हमारे घरों में बाथरूम नहीं होता तो हमारे घर में नकारात्मकता आती ही नहीं थी। पर सर पहले लोगों के घर में बाथरूम नहीं होता था और लोग जाते थे खेतों में। अब आप कहेंगे कि राहु जैसा कुछ तो था ही नहीं, क्योंकि भाई बाथरूम तो सब सारी चीज तो खेतों में हो रही थी। बिल्कुल। वो खेत थे जो किसानों की सोर्स ऑफ इनकम थी, वहां से उनकी फसलें लहराती थी, सारी गंदी चीजें वहां जा रही, लेकिन वो फिर भी खेत बड़ा उनको कमा के दे रहा है। अब वो राहु का काम कैसे मैं कर रहा है वही फिर? बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। अभी भी आपने पुराने नुस्खे देखे हों या पुरानी चीजें देखी हों, या आज भी जैसे मोदी जी ने कह दिया कि गैस का कम यूज करो या पेट्रोल कम करो, तो बहुत सारे लोगों ने तो आज भी इन्हीं चीजों से गैस बनाई है कि नहीं बनाई। कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, तो जब खेतों में जाता था ना तो वो प्राकृतिक रूप मिट्टी में मिलकर वो खाद का रूप ले लेता था, इसलिए अच्छा होता था। दूसरा, खेतों और जंगलों में लोग जाकर के इस क्रिया को करते थे तो दिक्कत नहीं आती थी, राइट। पर आज के समय पे क्या है, आज तो वही खड्डा हमने घर में खोद दिया, वही हमें अटैच बाथरूम चाहिए, घर से मतलब कमरे से निकले और कमरे में पहुंच गए। तो राहु के लाए, तो अब राहु को लाने के लिए अब राहु को कौन दबा सकता है? राहु को मंगल दबा सकता है, चंद्रमा शांत कर सकता है। हमारे दिमाग में जो लहरें दौड़ती है ना, वो भी राहु है। अब इसको कैसे ठंडा किया जाता है? चंद्रमा से, नहाने से, या मंगल से। मंगल कौन है? राहु को मान लेते हैं एक हाथी, उसके ऊपर मंगल को बिठा दिया जाए एक महावत के रूप में, राइट। जब महावत की हाथी के ऊपर महावत बैठ जाएगा तो हाथी कंट्रोल हो जाएगा। जब वो कंट्रोल हो जाएगा तो वो शरारत नहीं करेगा। इसलिए यहां पर उपायों की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज किसी तरह की उपाय की जरूरत नहीं पड़ती है। अब नमक जो है वो सूर्य का रूप है, अब सूर्य की रोशनी अंधेरे पर दे दी जाए तो अंधेरा हटना शुरू होता है, इसलिए नमक रखवाया जाता है। तो मतलब वो बेनिफिशियरी होता है, मतलब मैं ये पूछ रही जी। हूँ, ऐसा कुछ होता है कि वो नेगेटिविटी हटाता है? हाँ जी। अब मैं वास्तु का भी थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ, फिर वापस लाल किताब पर आऊंगी, क्योंकि ये भी इससे रिलेटेड ही है। जी। वास्तु को लेकर बहुत सारे लोग कॉन्शियस रहते हैं, जैसे अपने घर का नक्शा पास करा रहे हैं तो वास्तु कैसा हो, या घर बन के तैयार हो गया, ये कितना मैटर करता है और कैसे पता लगेगा? जैसे हम मिडिल क्लास लोग हैं तो हम थोड़ा बहुत नक्शा पास करा लेंगे, थोड़ा बहुत किसी पंडित को बुला के अपने घर में पूजा हवन करा लेंगे, जी। अमूमन यही होता है। फिर भी लोगों के घर में नेगेटिविटी होती है, तो वो कैसे पता लगेगा कि वास्तु या ऐसी कौन सी गलतियां की जा रही हैं? सबसे अच्छा है कि इसके लिए मैं उपाय बताता हूँ। अब देखो, फ्लैट वालों के लिए नहीं है, सबसे पहले मैं जमीन वालों के लिए बता ठीक देता है। हूँ। फ्लैट वाले बेचारे वैसे ही परेशान हैं, उन्हें तो पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही है, आप कह रहे हैं वो वास्तु का नहीं, कुछ कर ले। वास्तु का भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि वो वास्तु है क्या। ठीक है सर। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों समझना इंपॉर्टेंट है? कि आज के टाइम वास्तु वाले लाखों रुपए की फीस चार्ज कर रहे हैं। ये यहां से तोड़ दो, इसको तोड़कर यहाँ पे कुछ कर दो। अब जो बना हुआ उसको सबसे पहले तो तुड़वा दिया, हजारों लाखों रुपए तो उसमें खर्चा आ जाएगा। उसके बाद अपनी फीस लेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं कोई सूर्य लगा हुआ है तो कहीं कोई पिरामिड लगा हुआ है ना। ये सब लगाने के बाद वास्तु ठीक हो जाता है और उसके बाद रिजल्ट फिर भी नहीं आते, ठीक है। तो इसलिए वास्तु को समझना जरूरी है। वास्तु का एक्चुअल मतलब क्या है? आप ये देखिए कि वास्तु को ना सबसे ज्यादा अच्छा समझ सकता है, वो समझ सकता है कोई ना कोई आदिवासी।
आप कहोगे ये कैसा मजाक है, आदिवासी क्यों समझेगा? हम्म। ठीक है, आदिवासी को वास्तु की क्या जरूरत है, वो तो अपना जीवन बढ़िया व्यतीत करता है। आप समझिएगा कि आदिवासी को जब अपनी झोपड़ी बनानी होती है ना, वो झोपड़ी इस तरह से बनाता है कि उसके घर में जो है हवा अच्छे से जाए, रात को नींद अच्छे से आए, ठंड हो तो ठंड ज्यादा ना लगे। खिड़की में किस साइड बनाऊं, किस साइड में अपनी झोपड़ी का फेस रखूं कि तो मेरे सर को वो जो आदमी घर बना रहा है वो भी इस बात का ध्यान रखता है, वो भी इस चीज का ध्यान रखें। खिड़की खुली हो, यस, पूरा ये फेसिंग हो। एक्चुअल में वास्तु है। उसके बाद वो क्या देखता है कि भाई मैं रसोई का मतलब चूल्हा कहाँ बनाऊं कि उसमें हवा आके बंद ना हो जाए। ठीक है, वो ये सोचता है कि प्रॉपर मेरा चूल्हे में हवा भी लगे, धुआं भी ना फैले और मेरा खाना भी और अच्छा झोपड़ी से, में आग भी ना लग जाए। झोपड़ी में आग भी ना लग जाए। दैट इज ए वास्तु। अब यहां पर वास्तु को क्या बना दिया गया है, आपके नॉर्थ ईस्ट में होगी तो होगा कैंसर, आपके नॉर्थ ईस्ट में रसोई होगी तो होगा कैंसर, आपके नॉर्थ ईस्ट में होगा किचन तो होगा कैंसर। मतलब कैंसर को पता है कि नॉर्थ ईस्ट में रसोई है, और हो जाता हूँ मैं जाके। हो जाता हूं मैं जाके। हर चीज के पीछे लॉजिक और साइंटिफिक होना चाहिए। हर एक के लिए साउथ फेस अच्छा होता है, किसी के लिए साउथ फेस अच्छा है तो किसी के लिए बहुत गंदा है। अच्छा, ठीक है, साउथ किसी फेस मतलब दक्षिण दक्षिण दिशा। दिशा। अब दक्षिण दिशा जिससे भी पूछ लो, आप दक्षिण दिशा मत लेना। धीरू भाई अंबानी का तो साउथ फेस है, करोड़ों रुपए की फैक्ट्री है, हाँ, लाखों करोड़ों रुपए की तो ये फैक्ट्री। पूरा फेसिंग वाला ही सर कहाँ से कॉन्सेप्ट आया है? देखो कुछ नहीं है, हर एक की कुंडली के अंदर एक योग होते हैं कि आप इस फेसिंग मकान में रहेंगे तो आपकी कुंडली में वो ग्रह बहुत अच्छा है। और सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह मेरे लिए फेवरेबल है। 9 ग्रह सबकी कुंडली में होते हैं, पर 9 के 9 सबके लिए काम नहीं कर रहे होते। अपना अपना काम वो सब उस बंदे के लिए कर रहे हैं, पर कोई एक या दो ग्रह से होते हैं जो उसको जीवन में आगे बढ़ाते हैं। तो अपनी कुंडली में वो ग्रह जान लेना बड़ा जरूरी है कि मेरी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी वजह से मैं जिंदगी में सक्सेस हो पाऊंगा। अगर मान लो कि मेरी कुंडली में राहु बहुत अच्छा है और राहु मेरे को हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ाएगा, मैं कह रहा हूं वो लेना साउथ फेसिंग मकान, अच्छा, उनको फायदेमंद होगा। उनको फायदेमंद देगा। सर आप राशि कैसे डिसाइड करते हैं? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि लाल किताब में तो आप एरीज यानी मेष राशि को ही मेन उसमें मान लेते हैं, तो उसी पर ये डिपेंड होके 12 राशियां कैसे डिसाइड होती बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। लगभग 2.25 लाख योग हैं लाल किताब में। हैं? अच्छा। हम योग के ऊपर काम करते हैं। जो पराशर कुंडली है, पराशर कुंडली क्या है, राशि और नक्षत्र और लगन मतलब जैसे असेंडेंट भी बोलते हैं, उसको लेके चलता है। वो चले, हम भी लेके चलते हैं, पर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जब कैलकुलेशन करने लगते हैं तो मेष लगन को लगन मान के सारी कैलकुलेशन करते हैं। सटीक आती है वो? मैं वही कह रहा हूं ना, मैं अभी आपसे ऑफ द कैमरा भी बात कर रहा था कि आज मुझे वैष्णो देवी जाना है, दरबार वही है। एक इंसान रास्ता पसंद करता है पुराने वाला जिसमें खड़ी खड़ी सीढ़ियां हैं, बहुत खड़ी चढ़ाई है और मतलब जाके थक कर पहुंचता है, और दूसरा रास्ता साथ में बन गया है जो भी नया बना है, जो प्लेन घूम जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि हेलीकॉप्टर में ही बैठ जाऊं। जा कहाँ रहे हैं, एक ही जगह वही एक ही जगह, दरबार में। तो वही फॉर्मूला है, ये एक एडवांस वर्जन है। तो हम थोड़ा प्लेन रास्ते से जा रहे हैं, पहुंच वही रहे, कैलकुलेशन करने का तरीका है। लेकिन सर फर्क हो गया ना, कोई खच्चर पे बैठ के जा रहा है तो जल्दी पहुंचेगा, हेलीकॉप्टर से जाएगा पर और उसमें- जल्दी पहुंचेगा, पैदल जाएगा देर से पहुंचेगा, सीढ़ियां। हम सीधी सीधी सी बात कर रहे हैं, हम बराबर पहुंच रहे हैं, पर हम अच्छा। जल्दी पहुंच रहे हैं। अच्छा, तो मतलब इसमें कैलकुलेशन का कोई झोल नहीं है, आप अगर आप एरीज को रख के चल रहे हैं तो भी। तो भी सर वास्तु क्या ये सब भी बताता है? जैसे कुछ चीजें मेरे मन में भी हैं, जैसे कोई कहता है कि राधा कृष्ण की मूर्ति बेडरूम में किसी को नहीं लगानी चाहिए, जो कपल हैं तो किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है। इसे आप किस कैटेगरी में डालेंगे, वास्तु में, मिथ में? मिथ में। ये मिथ है। अब मैं सबसे पहली बात बताऊंगा, मैं तो यहाँ पर ये कहता हूँ कि आपके रूम में कोई मूर्तियां होनी ही नहीं चाहिए। बेडरूम में किसी कपल के, क्या पूरे घर में? मतलब पूरे घर में ही ना हो,
अरे मंदिरों में तो रखते हैं हम लोग मूर्ति। मंदिर रूम में आपने रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं घर में मंदिर भी ना हो तो उसके लिए ज्यादा अच्छा कहूँगा। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? हम सब हिंदू हैं, हम मंदिर मंदिर क्यों ना रखें घर में? हाँ, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है, मंदिर क्यों ना रखें घर में। आप ये बताइए कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो पूजा पाठ करने के लिए कहाँ जाते थे? मंदिर। और आज हम भी लोग मंदिर ही जाते हैं। मंदिर जाते हैं। हम्म, मंदिर की एक जगह डिफाइंड है। ठीक वो है। डिफाइंड क्यों है? क्योंकि मंदिर में अपने आप में एक ओरा है जो कि गुरु का और ज्ञान का ओरा है। बुरी जगह नहीं है, बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि वहां पर हम अपनी नेगेटिविटी देकर और पॉजिटिविटी वहां पर हम लेके आते हैं, क्योंकि वहां का ओरा बड़ा पॉजिटिव होता है। क्या हमारा घर उतना पवित्र है? पहली चीज, घर शुक्र का कारक है, लग्जरी का कारक है। शुक्र और गुरु आपस में दुश्मन है। पर सर मेरा घर पवित्र क्यों नहीं होगा? अगर मैं आपसे पूछ, पता है मैं क्यों पूछ रही हूँ ये सवाल? हम मंदिर गए, आपने कहा मंदिर का ऑरा बहुत पॉजिटिव है, मैंने मान लिया, नो डाउट। लेकिन वहां पर कितने सारे लोग आ रहे हैं जो अपनी परेशानी लेकर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि उसके पिता को कैंसर है, वो ठीक कर दीजिए। कोई कह रहा है मेरा रिश्ता नहीं, कितनी तरह की प्रॉब्लम, 100 तरह की तो प्रॉब्लम। भगवान के पास इतनी पावर है, वो सारी ओरा को और ऑब्जर्व कर। मैं मेरे मंदिर में सिर्फ अपनी परेशानी उनके ऊपर बता रही हूँ। अब मंदिर में परेशानी तो बता रहे हो, मैं फिर यहीं पे एक बात बोलना चाहूंगा। आपके घर में मंदिर है, शुक्र का कारक है हमारा घर, लग्जरी का कारक है हमारा घर। अब एक तरफ से तो हम मांगते हैं कि हमारे पास लग्जरी की कमी ना हो, एक तरफ से हम ज्ञान ज्ञान ज्ञान। जब घर में मंदिर होगा, ज्ञान तो बहुत होगा पर लग्जरी नहीं होगी। सर जिसके घर में ज्यादा लग्जरी है उसने बहुत अच्छा मंदिर बनवाया हुआ है। अब देख के मेरा मंदिर शायद छोटा होगा, लेकिन जिसके एक एग्जाम्पल और दे देता हूं। बहुत सारी जगहों पे आपने बहुत सारे किले देखे होंगे। किले क्या थे? राजाओं के महल। मुझे किसी भी महल में मंदिर दिखा दो। पहले मंदिर नहीं होता था महलों में? किसी भी महल में मंदिर दिखा दो, किसी भी किले पे मंदिर दिखा दो, क्यों नहीं था? क्या राजा पागल थे? वो मंदिर एक स्पेशल गांव के बीच में बनाते थे, बहुत भव्य मंदिर बनाते थे, पूजा पाठ करते थे, उनकी जगह वहां पे। तो हमारे गृहस्थ के बीच में, गृहस्थ और गुरु का मेल नहीं है, वो एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। लॉजिक है हर चीज के पीछे मैम। और पहले के जमाने में कहाँ आपको इतनी सारी वास्तु की दिक्कतें आती थी? हमने सारी दिक्कतें तो खुद से पैदा की हुई हैं। आप समझे? सर मुझे आप एक दो रीजंस और बता सकते हैं मंदिर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैं थोड़ी सी डाउट में हूँ। मेरे आराध्य हैं, कण कण में बसते हैं, मैं चाहे उन्हें, अब जैसे आप जहां बैठे हैं आपके पीछे भी गणपति बप्पा रखे हुए हैं, मेरा जहां मन हो मैं पूज लूं। अब हम आते हैं हिंदू धर्म से, ऐसा तो है नहीं कि हम मुसलमान है कि आंख बंद करके नहीं अपना इमेजिन कर लें कुछ भी। हमारे पास तो है उनको देखने का जरिया। जब अभी आपने एक बात बोली कण कण में भगवान है, तो आपके अंदर भी भगवान है। सबसे पहले हमारे मन में भगवान है। लेकिन मुझे साधना करने के लिए, मुझे ध्यान लगाने के लिए, अब वही वाली बात है सर, मुझसे एक मेरे मुस्लिम कुलीग ने पूछा, और ये अमूमन सवाल पूछा जाता है जब हिंदू मुस्लिम की बात होती है। हम उनसे कहते हैं कि तुम किसे पूछते हो भाई, कहीं भी देखकर तुम नमाज कर लेते हो। वो हमसे पलटकर पूछते हैं कि जब तुम्हें मंदिर में जाके आंख बंद करके बैठना है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? दोनों अलग अलग सवाल है, सबके सवाल जवाब अलग है। मेरा जवाब ये है कि मैं अपने मन में सोचती हूँ, मैं एक तस्वीर देख ली, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पीछे बप्पा हैं, तो मैंने उनको देख लिया, अब मेरे मन में वही मुझे तो अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए चाहिए ना कुछ, हमें ऐसे ही बनाया गया है। तो आप कह रहे मंदिर ही हटा, वो साधन है। भगवान तो एक ज्योति स्वरूप है, चाहे वो हिंदू के लिए हो, चाहे मुसलमान के लिए हो, चाहे ईसाई के लिए हो, चाहे सिख के लिए हो, वो तो एक है, वो ज्योति स्वरूप है। बाकी तो देवी देवता, बाकी तो देवी देवता है। आप बप्पा जी को मानते हैं, मैं श्याम बाबा को मानता हूं, वो हमारे देवी देवता है। पर अब मैं आपको बताता हूं, आप कभी भी खाटू श्याम मंदिर जाएं, खाटू श्याम मंदिर की जो है प्रतिमा बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं घर लेके जाऊं, और लाते भी हैं शायद लोग, लाते भी हैं। आप कभी मंदिर की जो सेवा कर रहे होते हैं उनसे पूछ के देखना, वो भी ये कहते हैं अगर आप मूर्ति लेके जा रहे हो तो इनकी 5 समय की सेवा है। 5 समय आपको इनको पूजा पाठ, सुबह मंगला आरती, फिर शयन आरती, भोग आरती, फिर आराम की आरती, फिर रात की आरती, 5 तरह की इस तरह की आरती। लेकिन सर ये भोग
5 तरीके की आरती का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्योंकि जब हम खाटू श्याम के बारे में पढ़ते हैं तो फिर हमें बर्बरी याद आते हैं, हमें महाभारत का वो योद्धा जिसने सबसे बड़ा योगदान दिया और उनकी चर्चा नहीं होती है, हम कृष्ण और अर्जुन का जिक्र कर लेते हैं। जी। उन्होंने अपना सिर रख दिया कृष्ण जी के सामने, फिर पूरा सब देखा उन्होंने, क्योंकि उनके पास अलग शक्तियां थी, तो उनको वरदान मिला। वो 3 बाण का ना, वो चुन सकते थे अपने। वो तो पहले ही मिल गया था, पर जब वही मैं उन्होंने कह रही शीश हूँ। का दान दे दिया था, शीश का दान देने के बाद जब उनकी बातें भगवान श्री कृष्ण को पसंद आई थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कलयुग में तू मेरे श्याम अवतार के नाम से जाने जाना जो। जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो इसलिए वो पूजे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी की 16 की 16 कलाएं उनको दे दी थी। लेकिन सर 5 टाइम क्यों? श्री कृष्ण को भी तो 5 टाइम नहीं पूछते सभी उन्हें? भगवानों की होती है, आप किसी भी मंदिर में जाओ, मंगला आरती सुबह सुबह होती है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो है 12 बजे एक आरती होती है, सुबह की आरती होती है एक, 9 बजे की, फिर 12 बजे की होती है, 12 बजे जो है भोग आरती होती है, उसके बाद शाम को 4 बजे श्रृंगार आरती होती है, फिर रात को 9 बजे शयन आरती होती है। अच्छा, किसी भी मंदिर में जाओ मैम, अमूमन हमें तो मंदिरों में यही बताया गया ना कि 12 बजे का पाठ बंद हो गए हैं, अब मंदिर 5 बजे पहले खुलेगा। आरती होने के बाद तब होती है। अच्छा, ये हो सकता है, ये मुझे नहीं पता। आप किसी भी मंदिर में जाओ, आप माँ वैष्णो देवी में जाओ, आप खाटू श्याम जी में जाओ, आप वृंदावन जाओ, हर जगह 5 जगह की 5 टाइम की आरती होती है, तो कुछ फर्क नहीं है। ठीक है। फर्क कोई नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम हमने ही बांटा हुआ है अपने आप को, सब एक जैसा कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, सिर्फ रास्ता अलग है, मकसद पहुंचना वही है। और लाल किताब तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसके उपाय ऐसे हैं, कोई भी धर्म का इंसान कर सकता है। क्या बात कर रहे हैं सर? अब आप ये मत कहिएगा कि मुस्लिम क्लाइंट्स भी हैं आपके पास। बिल्कुल है बिल्कुल है मैम, मुस्लिम कैसे भी हैं, सिख possible है भी सर? हैं, तो अल्लाह के और इस्तीफा ईसाई किसी को भी हैं। मानते नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं, मैं किसी के धर्म को तोड़े बिना, किसी की धर्म की आस्था को खराब किए बिना, मैं उसको उसी के अकॉर्डिंग उसके ग्रहों की वस्तुएं बता के वही चीज कराऊंगा। मैं वही चीज कराऊंगा, मैं कराऊंगा ही नहीं ना वो चीज कि जिससे उसको दिक्कत आए। समझे मैम? तो ये बड़ी अच्छी चीज है। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि गीता जी सभी पढ़ते हैं, बाइबल सभी पढ़ते हैं, ग्रंथ साहब सभी पढ़ते हैं, है ना, और कुरान भी हमारे मुस्लिम भाई पढ़ते हैं। सबने अपने ग्रंथों को जाना, धर्मों को जाना और धर्म पे चलना शुरू कर दिया। कोई एक ऐसी किताब जो सारे धर्मों को जोड़ती हो और इंसानियत सिखाती हो, है कोई? नहीं है। वो लाल किताब है, जो किसी भी धर्म में फर्क नहीं समझती, इंसानियत को समझती है। और क्या मुस्लिम भाई नहीं है उसको ठीक होने का हक नहीं है, क्या हिंदू भाई नहीं है उसको ठीक होने का हक नहीं है, क्या ईसाई या क्या सिख। अच्छा, इसके कुछ ऐसे भी नियम है क्या कि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में करना है? बिल्कुल है। इसके 2-3 प्रमुख नियम है कि किसी भी उपाय को जब हम करते हैं, एक तो सूर्य उदय के बाद करें, सूर्य अस्त से पहले कर लें। ठीक है। क्यों? क्योंकि सूर्य अस्त के बाद शनि का समय हो जाता है। ठीक है। और शनि जो होते हैं उनकी वक्र दृष्टि ही सबको मालूम है। तो उस समय पे किए गए उपाय के जिम्मेवार आप खुद होते हैं। दूसरा, बारिश आ रही हो तो नया उपाय नहीं किया जाता। ये एक थंब रूल है जो लाल किताब में लिखा गया है कि बारिश जब आ रही हो तो नया उपाय, जो आपका चल रहा है वो चलता रह सकता है, बारिश आ रही हो तो नया उपाय ना करें। तीसरा कि हिंदू तिथि कैलेंडर के अनुसार नवमी, त्रयोदशी और चौदस, इन दिनों पे नए उपाय शुरू नहीं किए जाते। इन दिनों में नए काम भी नहीं किए जाते हैं, तो इसलिए इन दिनों में नया उपाय ना करें। ये 3 नियम है और कोई बड़ा नियम नहीं है। ओके, अब जैसे वही वाली बात कि हम डॉक्टर की सलाह के बिना अगर दवाई खाएंगे तो नुकसान देती है, इसके लिए गुरु चाहिए कोई, या फिर ये अगर बिना गुरु के कर दें तो क्या ये उल्टे भी पड़ जाते हैं? मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, जिस तरह से अभी बात कर ही रहे थे, गुरु क्यों चाहिए? कि वो आपको मात्रा बता सके,
किस मात्रा में आपको क्या करना है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप रोटी 2 खाती हैं, 2 की जगह 4 या 5 खाने लगेंगे तो क्या होगा? पेट खराब या वेट बढ़ना। हम्म, और 2 की जगह 1 खाएंगी तो क्या होगा? तो भी ये तो कुपोषण का वीकनेस, शिकार हो जाऊंगी, वीकनेस हो जाएगी। वीकनेस हो जाएगी। बिल्कुल। राइट। उसी तरह से गुरु की जरूरत यहाँ पे है कि आपको कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लाल किताब में ना कहते हैं, लाल किताब में परहेज ही परहेज है, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। समझ रहे? तो ये कोई आपसे मोटी रकम ना कमा सके। ज्योतिष एक जो है, ठीक है हम भी काम करते हैं, पैसा लेते हैं, फीस लेते हैं, ऐसा नहीं है कि फीस नहीं लेते, पर उसको फल भी देते हैं। पर ज्योतिष के नाम पे भैया तू बड़ी बड़ी पूजा पाठ करा ले, तो बड़े बड़े यंत्र पहन ले, स्टोन पहन ले, ठीक है। कोई धन पोटली बेच रहा है तो तुम ये पोटली जो है अपने घर में रख लो, धन आ जाएगा, मतलब उड़ के आएगा। मुझे तो आज तक आया नहीं, ठीक है। तो उन सब आडंबर से बचाने का काम लाल लाल किताब किताब। करती है। जो सर लाल किताब कर्मा बिलीवर है? डेफिनेटली कर्म पे ही आगे ना, जो मैंने आपको लाइन कर्म बोली, तो करने पड़ेंगे ही। कर्म तो करने पड़ेंगे, कर्म तो आपको करने पड़ेंगे, और कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। अगर परमात्मा ने ही आपकी कुंडली में लिख के भेजा है कि आप गलत कर्म करो, आपको गलत कर्म से ही आपको फायदा होगा, तो गलत कर्म भी करने पड़ेंगे। ओके। तो वो भी पता लग जाता है। तो ये मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि कुंडली देखते हैं जैसे आप, तो उसमें ग्रहों की चाल वगैरह पता लग जाती है। जी। और मान लीजिए कुंडली देख के तो पता लग गई ग्रहों की चाल की ये गलत जगह बैठा है, या जैसे भी समीकरण बनता होगा, और लाल किताब के उपायों से क्या वो चीज ठीक की जा सकती है? यस। उसमें 2 चीजें करवाई ना, एक तो आपके कर्म चेंज कराए, परहेज जिसको मैंने बोला। और परहेज कैसा कैसा सर? जैसे कि बहुत सारे लोग दारू के आदी हैं, सबसे पहले दारू छुड़वानी, मांसाहार। मांसाहार, है ना, माँ बहन की सेवा करानी, उसके बाद पशुओं की सेवा करानी। अच्छा। ज़्यादातर इसमें पशु की सेवा, माँ बहन की सेवा, कई चीज़ों के परहेज, साथ में बहते पानी में, बहता पानी जो है चंद्रमा है और उसे माँ की गोद बोला जाता है। कहते हैं माँ की गोद में जाके तो अच्छे से अच्छा ग्रह जो है, अच्छे से अच्छा इंसान सीधा हो जाता है। तो ग्रह तो क्या ही चीज़ है। मतलब सर अगर मैं मोटे मोटे तौर पर, अब पॉडकास्ट के मैं उस मोड पर आ गई हूँ जब मैं थोड़ा सा निष्कर्ष निकालना चाह रही हूँ, क्या मैं ये मान सकती हूँ कि कोई सी भी एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, लाल किताब हो, ओवरऑल अगर हम पशुओं की सेवा कर रहे हैं, जैसे मैंने बहुत सारे गांव के घरों में देखा है, मैं खुद जिस घर से आती हूँ वहां पर क्या नियम है सर कि गाय की एक रोटी निकलेगी ही निकलेगी सुबह, गाय, कुत्ते, है कौवे, ना। रात के टाइम में जो हम खाना बना रहे हैं उसमें 3-4 रोटी का आटा कुत्तों के लिए निकलेगा ही निकलेगा। वो स्ट्रीट डॉग्स, ये नहीं कि आप जो पाल रहे हैं उनको, हाँ जी। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, आप वो कर्म जब अच्छे करते जाते हैं तो आपकी बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो। ऑटोमेटिकली। आप ये देखो ना, आप चींटियां हैं, हाँ। चींटियों को आप अनाज डालना शुरू करते हैं, आप वैसे ही मन से डाल रहे हैं, आपके जितने बड़े से बड़े काम रुक रहे हो वो रुकने बंद हो जाएंगे, मतलब चलने शुरू हो जाएंगे, उनकी रुकावट हट जाएगी। आप करके देख लो। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं सर कि मैं तो सबके साथ अच्छा हूँ, सबके सबका भला सोचता उसकी हूँ, कुंडली में ये भगवान यही मेरे साथ ही क्यों बुरा यही करता है? यही तो कुंडली में देखना जरूरी है। अब एक इंसान लगा हुआ है सुबह से शाम तक पूजा पाठ करने, और उसी के साथ सबसे बुरा हो रहा है, तो सोचता वो कहाँ कमी है। तो भगवान से भी विश्वास करना। पहले भैया अपनी कुंडली दिखा, तुझे पूजा करनी भी है कि नहीं करनी। अच्छा ऐसा भी होता है सर? यस। पूजा किसे नेगेटिव इफेक्ट दे सकती है? देखो मैं आपको बताता हूँ, जब जुपिटर हमारा 7th हाउस में है हम्म, और वो खराब अवस्था में हो रहा हो, किसी 2, 5, 9, 11, 12 हाउस की वजह से वो खराब हो रहा हो, और वो इंसान बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने लग जाए, सबसे पहले तो वो सन्यास की तरफ जाने लग जाता है, उसका ग्रस्त से मन उठने लग जाता है, और उसके बाद भी उसको तरक्की नहीं मिल रही होती। पर सर ये सिचुएशन तो हर बुजुर्ग के साथ आती है। 50-60 प्लस के बुजुर्ग आपको भक्ति की तरफ ज्यादा जाते हुए दिखेंगे ऑन एन एवरेज। तो जब मैंने क्या बोला, स्पेशल पॉइंट बोला कि जब गुरु 7th हाउस में, अच्छा। 2, 5, 9, 11, 12 में उसके दुश्मन ग्रह बैठे हो और वो इंसान पूजा पाठ में लग जाए, 10वें घर का गुरु और वो खराब हो रहा हो, ऐसा इंसान किसी को तरस खा के खाना खिला दे
वो कहेगा मैंने तो तरस खा के खाना खिलाया था, मेरे पास जेल के वारंट आ गए। ऐसा होता है सर? ऐसा होता है, योग होते हैं। खाली एक गुरु नहीं कर रहा, गुरु के साथ और भी ग्रहों के योग है। जैसे गुरु 10वें घर में है, शनि 4थे घर में आ गया। इंसान खिला के देख ले। तो भैया पहले अपनी कुंडली दिखाओ फिर इस हिसाब से। यस, तो उसके लिए कुंडली दिखाना जरूरी है। कुंडली दिखा करके अपने परहेज और अपने उपाय लो, और साथ में किसकी सबसे ज्यादा सेवा करो, और किस्मत का ग्रह जानो सबसे पहले अपना। सही बात है, बिल्कुल कि बिल्कुल। आपकी किस्मत का ग्रह कौन सा है, आपको कौन सा ग्रह ऊपर ले जा सकता है। मैं कह रहा हूं रिक्शे वाला भी करोड़पति हो जाता है, रिक्शे वाला भी करोड़पति हो जाता है। आपने सुना भी होगा, रिक्शे वाले का बेटा बना आईपीएस, तो बन हो गया ना वो अमीर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैसे बना? वो अपने कर्मों को सही करता गया, तो अब नहीं तो उसके पुत्र ने उसको वो चीज दे दी, तो वो भी करोड़पति कहलाएगा, चाहे वो आप इसका बेटा है। और करोड़पति यही नहीं होता कि बहुत कुछ करोड़ों में आ गया, नहीं नहीं, वही करोड़पति है। आपके घर में सुख, रोग ऋण नहीं है, सुख है, तो आप वैसे ही करोड़पति हो जाते हैं। सर जो लोग जादू टोना वगैरह कराते हैं, क्या लाल किताब उसका भी तोड़ करती है? क्योंकि 100%। हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 95% तो ड्रामा होता है, क्या जादू टोना जादू टोने के नाम पे। है सर? ड्रामा क्या मतलब, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास यही जवाब मिलेगा, आप पे तो हो रखा है। और बहुत सारे मैं तो पॉडकास्ट देखता हूँ, मेरे साथ भी बहुत सारे गेस्ट है ना, बैठे हैं। है ना, कि फला पे ये हो गया, फला पे ये हो गया। मैंने ये प्रैक्टिकल केस देखा था, नो डाउट हम भी देखते हैं, पर जितनी उसको आजकल बना रखा है ना पूरा, उतना नहीं होता। पर हाँ, राजस्थान की बात करूं तो वहाँ पे हर घर दूसरे घर में किसी को पितर आता है, किसी को भैरव जी आते हैं। तो मतलब वो आते कहाँ से हैं? वेले बैठे हुए हैं, कैसे आते हैं मतलब सर? मतलब हमारे शरीर हाँ। में प्रवेश करते हैं ना। किसी को पितर आ जाते हैं, किसी को भूत प्रेत चिपक जाता है। तो वो क्या है, वो भी आपकी कुंडली से पता लग जाता है कि ये ड्रामा हो रहा है या एक्चुअल में इसके साथ प्रॉब्लम है। कुछ ग्रहों के कॉम्बिनेशन हैं, जिस कॉम्बिनेशन से हमें ये पता लग जाता है कि दैट इज ए एक्चुअल में, मतलब इसकी परेशान है इस चीज को लेके। और वो लाल किताब से उपाय उनका हो सकता है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि किसी का घर संपन्न है, तो नजर लगाने वाले आ जाते हैं, तो ये हाँ, अब इससे यही सवाल पूछ लेती हूँ, नजर लगती है सर? नजर दोष वगैरह? देखो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे देखने की क्षमता है वो शनि है, मतलब आंखें। अच्छा, नजर शनि की, ठीक है। राइट। और इस नजर पे जो असर की बात करें, जो जैसे लाखों मीलों दूर किसी को नजर बैठे बैठे हाय हाय लगाना जैसे बोलते हैं, दैट इज ए मंगल, चिड़न बिल्कुल होती है। बिल्कुल तो मान लीजिए कि किसी का घर बहुत संपन्न है, फिर हम अचानक से देखते हैं कि उसके घर में झगड़े शुरू हो गए, हाँ, वो एक बुरी नजर और की वो वजह लोग से, आपस में सोचते हैं कि रीजन क्या है कि हम लोग लड़ रहे हैं? बुरी नजर होती बुरी है। नजर की वजह से। तो बुरी इसका- नजर वो भी तब होता है जब आपकी कुंडली में मंगल खराब हो रहा हो, चंद्रमा पीड़ित हो रहा हो। अब चंद्रमा क्या है? हमारे मन का कारक। जब हम, हमारा शरीर कमजोर होने लग जाए, हम छोटी छोटी बातों पे घबराने लग जाएं, तो समझ लो कि चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब है। जब चंद्रमा खराब है तो ऑटोमेटिक ये चीजें बहुत जल्दी आपके ऊपर, घर में चाहे किसी एक का भी हो, फर्क पड़ेगा। सबसे पहले उसी पे इफेक्ट करेगा ना जिसका कमजोर है। जब उस पे करेगा, और वही मान लो कि हमारे घर में कमाने वाला पर्सन है या मेन फिर तो पर्सन पूरे है, घर पे ही फर्क पड़ेगा। पूरे घर पे इफेक्ट करेगा। सर भाषा को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि लाल किताब को जानने के लिए, पढ़ने के लिए पर्टिकुलर भाषा की जरूरत होती है? किसी में भी पढ़ सकते देखो हैं? मैं आपको बताता हूँ, जो लाल किताब लिखी गई थी वो उर्दू, फारसी, पंजाबी और हिंदी के मिश्रण में लिखी गई है। ठीक है। क्योंकि उस समय पे जब इस किताब को लिखा गया 1939 में, तो उस समय क्या है, उर्दू हमारे हरियाणा पंजाब में चलती थी, क्योंकि पाकिस्तान और अपना पंजाब एक ही था। तो उस टाइम पे क्या है, इन भाषाओं का यूज था, तो ये कविताओं के माध्यम में और उर्दू में लिखी गई थी। पर कुछ संस्करण बाद में ऐसे आगे कुछ गुरुओं ने इसका हिंदी कर दिया, पर वो भी कविताओं के माध्यम में थे। तो जैसे मैंने आपको बीच बीच में बहुत सारी कविताएं बोली हैं, ये उसी में तो से ये बोला। लाल किताब की ही कविताएं हैं। तो इस कविताओं को भी हमने सरल भाषा में करके इनको हम पढ़ाते हैं।
सर आपने कब पढ़ी लाल किताब, आपको देखो, रुचि कब मैं हुई? आपको बता देता हूँ कि मैं अपने बारे में बात करूँ तो 2010 तक मैं एक ब्रांच मैनेजर था एमएनसी बैंक में। और वाह। 2010 में मैंने एज ए ऑफिस बॉय शुरू किया था, इस 2000 में, सॉरी, ओके। 2000 में मैंने एज ए ऑफिस बॉय शुरू किया था और 10 साल में बड़ी तरक्की पा ली थी। 2010 में जब ब्रांच मैनेजर बन गया था ना, तो एक अंदर घमंड आ गया था कि यार अब ब्रांच मैनेजर बन गए हैं तो अब जॉब जॉब नहीं, अपना बिजनेस करेंगे। बिजनेस करने मार्केट में उतरे तो नो डाउट बिजनेस फैमिली से था, पर एक्सपीरियंस नहीं था। तो एक्सपीरियंस नहीं था तो लगभग 2011 में 2.25 करोड़ के आसपास लॉस मैंने खाया। और मैं 2010 में 2010 2.25 करोड़। 2.25 करोड़ के आसपास का, तो जो जो लॉस मैंने उस टाइम खाया तो मतलब सब कुछ खत्म। अब जब परेशान होता है इंसान तो कहाँ जाता है? भगवान एस्ट्रोलॉजर के के पास। पास। अब एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो वही पूजा करा लो, पाठ करा लो, महंगे महंगे रत्न पहन लो। यार पैसे हैं नहीं, कहाँ से पहन लूँ? तो उन दिनों में वही जिस चीज़ को मैं अभी बोल रहा हूँ कि सब पे भूत नहीं आते, तो ऐसे ही मुझे एक गुरु माँ मिली थी। तो उन गुरु माँ जो है वो गद्दी लगाती थी माँ काली की। तो ऐसे ही मतलब जब उन्होंने वो अपना सिर विर घुमाया तो मैंने उसको ढोंग समझा। मतलब यार, पर उन्होंने बताया बड़ा करेक्टली, ठीक है। तो ढोंग समझने के बाद मुझे ऐसा लगा यार ये चीज़ सीखनी चाहिए, ये सिर घुमा के मैं पैसे बड़े कमा सकता हूँ। मतलब ऐसे सिर घुमा लिया पूरा? वो जो स्पीड में वो जो हम्म। जब चौकी आती है ना, तो इंसान का सिर बड़ी स्पीड में घूमता है। तो ऐसे ही उन्होंने अपना सिर विर घुमाया तो मैं घबरा भी गया। और ये भी मतलब होता है ना, दिमाग जब चतुर होता है तो फिर ये चीज़ें सोचता है कि ये सिर घुमा घुमा के लोगों को पागल बना के बड़े पैसे कमा लूंगा। ऐसा मैंने सोचा था। तो जब वो कूल हुए, मैंने कहा मगम माता सारी चीज़ ठीक है, मुझे ये बता दो ये सिर कैसे आपने घुमाया, मुझे ये सीखना है। तो वो बड़ा ज़ोर से हंसी और उन्होंने भी समझ लिया कि इसने भी मुझे ढोंग समझा है। कुछ दिन उनके पास बैठा, फिर उन्होंने बोला चल तेरे को ना ये सिर घुमाना सिखाते हैं। उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने बस कुछ मंत्र दिए, काम कोई था नहीं, खाली हो ही चुका था। तो सिर घुमाना जब मैंने मतलब जब उन्होंने मेरे को मंत्र मंत्र दिए तो 4th या 5th मंथ में जाके कुछ ना मेरी बॉडी में हलचल होनी शुरू हुई। मैंने कहा यार ये बॉडी में हलचल क्यों हो रही है? ना कुछ बुखार है ना कुछ ठंड है, गर्मी का टाइम है। तो वो हलचल से ना, मतलब वो हलचल को थोड़ा थोड़ा महसूस करना शुरू किया। तो उसके 3-4 दिन बाद मेरा सिर वैसे ही घूमने लगा जैसे उन्होंने घुमाया था। मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है। उन्होंने उस टाइम कुछ क्वेश्चन पूछे, मैंने उनका आंसर दिया। जब मैं कूल हो गया उसके बाद शाम हुई तो पता लगे कि ये गर्दन में दर्द हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? खैर उन्होंने फिर उन्हें मेरी वीडियो बनाई थी, उन्होंने मेरी वीडियो बना ली थी। तो उन्होंने मुझे वो दिखाई, मैंने सिर घुमाया। खैर तूने कहा था ना मुझे सिर घुमाना सिखा दे। मैंने कहा ये क्या था, आपने तो कुछ ऐसा बताया ही नहीं। कह रही है पावर थी। 95% मैं मानती हूँ ढोंग करते हैं, आज भी 5% हैं जो एक्चुअल में है। वो फेमस नहीं होना चाहते, वो सामने नहीं आना चाहते, जो एक्चुअल में ये काम करते हैं। ये है इस फील्ड की सच्चाई। तब उन्होंने कहा था जैसे तूने मुझे समझा है ढोंग करने वाला, तेरे को सिखा भी दिया, बता भी दिया, तेरे पास भी पावर है, पर तू लाल किताब सीख और लोगों का भला कर। लाल किताब में वो ताकत है कि वो तेरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। फिर मैंने लाल किताब को सीखना शुरू किया, लाल किताब के उपाय करता गया। मुझे नहीं पता मेरे कैसे कर्जे उतरे, कैसे मैं लोगों के बीच में आया 2018 के बाद, और आज 2025 है। बाबा की कृपा से लाल किताब में एक नाम है। आपके पास स्टूडेंट्स भी आते हैं सीखने के लिए? जी, मेरे पास अभी भी स्टूडेंट हैं और लगभग मैं 2000 प्लस स्टूडेंट को ट्रेंड कर चुका हूँ।
तो मतलब क्या प्रोसेस होता है, कितने दिन में सीख सकते हैं? जैसे देखो, आपने मैंने स्टार्टिंग में 3 साल बताया। 3 साल बोला है, मतलब थ्योरिकल 1 साल के अंदर सीख जाता है बंदा। ठीक है। 1 साल से 14 महीने। फिर उसके बाद 2 साल अपने आप को प्रैक्टिस पे देवे, उसके बाद मार्केट में उतर जाए, पर सीरियस वाले। ठीक है, ये नहीं जो ढोंग करने के लिए आ रहे हैं जिनको पैसा कमाना है। बिल्कुल। तो वही चीज़ है आज भी, नो डाउट मैं वही कह रहा हूँ, मैं लोगों को भी यही कहता हूँ, खुद भी यही कहता हूँ, आप फीस खुल के ले लो, पर किसी को रत्नों के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे मत बहकाओ, जिससे एस्ट्रोलॉजी का नाम खराब हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 2 एस्ट्रोलॉजर्स गलत बोलेंगे लेकिन गाली एस्ट्रोलॉजी को देंगे, यस, ये नहीं होना मैं बार चाहिए। बार वही बात कहता हूँ ना, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं। नहीं है। सर ऐसा कोई केस स्टडी आपने पढ़ी हो, सुनी हो, देखी हो, आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जिसमें आपको लगा हो कि यहाँ पर बाकी सारी एस्ट्रोलॉजीज फेल हो गई हैं लेकिन लाल किताब काम कर गई? बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं। अच्छा। मैं इसमें मेडिकल साइंस बड़ा जोर का काम करती है। मैंने बहुत सारे केस, मतलब मेरे पास एक केस आया था, 2 साल का बच्चे का केस था। उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम बताई थी, पथरी बताई थी बहुत बड़ी, 2 साल के पथरी बच्चे? थी या कुछ ऐसा उसको प्रॉब्लम थी। उसके मैंने उपाय करे थे, उपाय कराए थे उससे, छोटे 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 छोटे। तो उसके पेट की प्रॉब्लम वो 3 महीने के अंदर अंदर खत्म हो गई थी। डॉक्टर भी हैरान थे। ये लिटरली ऐसे काम करता है जैसे कहते हैं ना, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, इसके तो आप प्रैक्टिकल रिजल्ट देख सकते हो। और एक नहीं, हजारों केस है। बहुत सारे लोग कि सर आपने बोला था कि अ, ये उपाय कर तेरी जॉब लग जाएगी, और सरकारी नौकरियां तक लगी हैं। इसमें ऐसे ऐसे भी केस हैं, मैं आपको बताऊं कि जो पंडित जी बताते हैं, पंडित जी का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। पंडित जी कौन? जिन्होंने लाल किताब को लिखा था। उनका एक केस मैं बताता हूँ। एक यूपी के उनके पास डॉक्टर साहब चले गए और बोले मेरे को मंत्री बनना है। ठीक है, और पंडित जी बोले रहने दे, मतलब मंत्री तू नहीं बन पाएगा, तेरी कुंडली में योग नहीं है। कह रहा नहीं पंडित जी मुझे तो बनना है, कुछ भी उपाय बताओ मैं करूंगा। बोले देख ले, कुदरत से कुछ मांग रहा है तो कुछ देना भी पड़ेगा। कह रहा जी मैं तैयार हूं। बोले बन जाएगा, पर तेरे घर में कोई प्रॉब्लम आएगी और तेरी पत्नी के साथ प्रॉब्लम आएगी। उससे उपाय कराए गए थे। ये लाल किताब की पावर बता रहा हूं आपको मैं, जबकि ये करना नहीं चाहिए हम लोगों को कि कुदरत के साथ बदलाव। तो उन्होंने वो उपाय किए। जिस दिन वो इंसान मंत्री की शपथ लेके आ रहा था, घर पहुंचने से पहले उसकी वाइफ को पैरालिसिस हो गया था। और ये प्रैक्टिकल है, बने थे। तो हमें अपने ग्रहों को ठीक करना चाहिए, हमें अपनी मनमर्जी नहीं करनी चाहिए, कुदरत के साथ बदलाव। पर सर ऐसे तो फिर वैसे तो मेरे मन में ये सवाल था, आपने इसका जो जवाब दिया है पहले ही, मन की बात जो पढ़ी गई है। सर ऐसे तो अगर अखिलेश यादव चाहें और लाल किताब पढ़ लें तो 2027 में मुख्यमंत्री बन जाएं फिर तो? बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। मैंने क्या बोला, कुदरत कुछ देती है तो कुछ लेती भी है। पर देगी जरूर ये अब। ये पक्का है, देगी जरूर बदलाव। मैंने क्या बोला, उसके लिए बड़ा ही गहन अध्ययन, क्या करना है कैसे करना है आप करते चलो, रिजल्ट पक्का आता है। सर जैसे जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं या जो देश में आपदाएं आती हैं या जैसे विश्व स्तर पर युद्ध चल रहा है, जाहिर सी बात है हम संकट के दौर में हैं, बहुत नहीं थोड़ा तो है, फर्क पड़ रहा है, खुद प्रधानमंत्री ने कह दिया कि बचत कीजिए। सर इसमें इसका उपाय नहीं खोजा जा सकता है कि ठीक है 100% नहीं पर 50% थोड़ा इफेक्टिव किया जाए? बहुत इफेक्ट है। देखो उसके लिए वही चीज है, करेक्ट। मैंने क्या, परहेज। परहेज उन्होंने बता दिए, उसके बाद उपाय देश मिलकर करे तो हर चीज का हल है। क्योंकि देश अकेले इंसान का नहीं है, देश हम सबका है। देश हम सबका है और हम सबको ही मिलकर करना चाहिए देश के लिए। सभी अपना अपना फर्ज निभाएंगे, देश के अंदर प्रगति आ जाएगी। अब यहाँ सब एक्सपेक्ट करते हैं मंत्री नेता ये सब कुछ कर लें, तो नहीं होगा। बिल्कुल देश सबसे है तो सबको ही, वो ये घर में कोई आपदा आ जाए तो परिवार के हर सदस्य पर असर पड़ता है, तो उस हर सदस्य को मेहनत भी करनी पड़ती है। yes.
मुझे लगता है कि बहुत हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा लोगों का, क्योंकि मेरा तो हुआ है बहुत हद तक। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, टाइम निकाल कर आप आए, आपने बहुत विस्तार से समझाया। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। कोई ऐसा सवाल जो आपको लगा हो कि मुझसे छूट गया तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डालिएगा। इस पॉडकास्ट को अगर आप प्यार देंगे, पसंद करेंगे, तो हम नेक्स्ट सेशन के लिए भी सर को बुलाएंगे और वो वाले सवाल फिर मैं उस वाले पॉडकास्ट में लूंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार जी।